रहमान रहीम। अजीज तलबा, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। आज का हमारा सबक नंबर 10 दहलीज है, 11वीं जमात उर्दू। इससे पहले हम 9 सबक कंप्लीट कर चुके हैं उर्दू के 11वीं जमात के। नई किताब स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सबक नंबर 10 दहलीज अमजद इस्लाम अमजद ने लिखी है। और इसमें आज हम मुसन्नफ़ का तारुफ और सबक का खुलासा बयान करेंगे। तो अजीज़ तलबा, अपने जो है खुलासा और मुसन्नफ़ के तारुफ की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा मुसन्नफ़ का तारुफ है, और बड़े आसान अल्फाज में मैंने मुसन्नफ़ का तारुफ जो है इस अपने रजिस्टर पे तहरीर किया है, जो कि आपके सामने पढ़ के और आपको समझाता हूँ, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको बाखूबी समझ आएगा। सबसे पहले है मुसन्नफ़ का तारुफ, जुज़ नंबर 1 हमने दी है इसको। तो मुसन्नफ़ के तारुफ में सबसे पहले मुसन्नफ़ का नाम है अमजद इस्लाम अमजद। उसके बाद वो कहाँ पैदा हुआ? लाहौर में, पाकिस्तान में पैदा हुआ। सन पैदाइश उनकी 1944, पाकिस्तान बनने से 3 साल पहले वो पैदा हुए। और सन वफ़ात उनकी 2023 में उन्होंने वफ़ात पाई। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी देख लेते हैं, जो कि इम्तिहानी लिहाज से हमारे काम आएगी। मैंने पॉइंट दिए हैं 4, टोटल 4 पॉइंट है इस अमजद इस्लाम के तारुफ में। पहला पॉइंट, अमजद इस्लाम अमजद ने पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से एमए उर्दू यूनिवर्सिटी में दूसरी पोजीशन से पास किया। नंबर 2, अमजद इस्लाम अमजद 1968 से 1975 तक एमए कॉलेज लाहौर शोबा उर्दू के लेक्चरर रहे। फिर 1979 से 1997 तक एसोसिएट प्रोफेसर रहे। नंबर 3, अमजद इस्लाम अमजद उर्दू के मशहूर शायर, ड्रामा निगार, सफ़रनामा नकार, तर्जमा निगार रहे। नंबर 4 और आखिरी ये हमारा नंबर है, मैंने दिया है, इसके बाद तसानीफ है इनकी। अमजद इस्लाम अमजद को 1987 में तमगाए हुस्न कारकर्दगी, 1998 में सितारा इम्तियाज़ और 2023 में हिलाल इम्तियाज़ के एजाज़ से नवाजा गया। ये तो अजीज़ तलबा अमजद इस्लाम अमजद का तारुफ था, जो उसकी ज़िंदगी से जुड़ा है। और उसने क्या क्या काम किए ये यहाँ से देखते हैं। उसकी तसानीफ में सबसे पहले शायरी मजमूए, ये सामने लिखना था, ऊपर लिखा गया है, ये मैंने तीर का निशान लगाया है। तो ये सबसे पहले तसानीफ में शायरी मजमूए उनके कौन से हैं? नंबर 1 पे इतने ख्वाब कहाँ रखोगे, नंबर 2 पे सातवां दर, नंबर 3 पे बरज़ख, नंबर 4 पे बारिश की आवाज़ वगैरह। उसके बाद इनके जो ड्रामे हैं उनकी जानिब आते हैं। ड्रामों में पहला ड्रामा पहले नंबर पे वारिस, दूसरे नंबर पे दहलीज, ये जो सबक है दहलीज, तीसरे नंबर पे समुंदर, चौथे नंबर पर गर्दिश, पांचवें नंबर पर दिन, छठे नंबर पे रात और सातवें नंबर पर वक्त। ये तो अजीज तुलबा, हमारे मुसन्नफ़ का तारुफ था दहलीज सबक नंबर 10 के सबक नंबर 10 दहलीज के मुसन्नफ़ का तारुफ था। अब इसी सबक के खुलासा की जानिब बढ़ते हैं। सबक नंबर 10 11वीं जमात उर्दू दहलीज नाम है, अमजद इस्लाम अमजद ने लिखा है। और सबक का खुलासा और इसकी कहानी ये है। सबक दहलीज ये एक ड्रामा है। सबक दहलीज की कहानी ये है। सबक दहलीज कहानी है दो रिश्तेदारों की, और वजाहत करती है इन दोनों के दरमियान कशमकश तनाज़ात को। दोनों के नाम अहमद अली, दोनों जो रिश्तेदार हैं उनका एक का नाम अहमद अली है और दूसरे का नाम फ़कीर है। अहमद अली और फ़कीर दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। ये उनकी कहानी उनके गिर्द घूमती है। अहमद अली एक कारोबारी शख्स है, ये जो कि फ़कीर हुसैन के घर के साथ जगह, फ़कीर हुसैन का जो घर है उसके साथ जो जगह है उस पर प्लाजा बनाने का मंसूबा बनाता है। अजीज तुलबा, ये मैं आपको आसान और सलीस अल्फाज में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके जहन में आ जाए। कई जगह पे मैं अल्फाज को डिटेल में ले जाता हूँ जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये है कि मतलब खुलासे का ये है कि ये सबक आपके जहन नशीन हो जाए, आपको किताब से या आपको खुलासे से रटा ना लगाना पड़े।
تو आगे बढ़ते हैं। और इसे फकीर के घर वाली जगह की भी ज़रूरत होती है। प्लाजा बनाने के लिए, जो प्लाजा बनाता है उसके साथ वाली जगह पे फकीर के, तो उसको फकीर वाले घर की भी ज़रूरत होती है। और इसे फकीर के घर वाली जगह की भी ज़रूरत होती है। अली जो कि मुख्तलिफ हीले बहानों से फकीर को घर फरोख्त करने के लिए आमादा करने की कोशिश करता है। अली वो रिश्तेदार है, लेकिन फकीर राजी नहीं होते। तो अहमद अली के बेटे, जिसका नाम आबिद है, वो ज़बरदस्ती घर खाली कराना चाहता है। अहमद अली का बेटा कौन है? आबिद है। वो ज़बरदस्ती फ़कीर से घर खाली करवाना चाहता है। फ़कीर हुसैन, उसका बेटा अख्तर और बेटी सईदा तंग आ जाते हैं और आखिरकार फ़कीर हुसैन का बेटा अख्तर अपने दोस्त रफ़ीक की मदद से हालात पर काबू पा लेता है। रफ़ीक एक जराइम पेशा है और जहांगीर के साथ मिला हुआ होता है। ये लोगों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा करता है। कौन कब्जा करता है? रफ़ीक। रफ़ीक जो है लोगों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा करता है, और जहांगीर और रफ़ीक जो है ये दोनों कब्जा माफिया के लोग होते हैं, और अख्तर इनसे मदद लेता है। अख्तर कौन है? फ़कीर हुसैन, क्योंकि वो मजबूर होते हैं, क्योंकि अहमद अली उन्हें परेशान कर रहा होता है, उनसे जगह लेना चाहता है। एक रोज अख्तर और सईदा रफ़ीक के घर जाते हैं। सलामत इनका इस्तकबाल करता है। अख्तर और सईदा रफ़ीक को बताते हैं कि कुदरत ने जहांगीर से बदला ले लिया, वो मर गया है। जहांगीर के मरने की वजह आग थी। इस पर रफ़ीक भी अपने आप को पुलिस के हवाले करने का सोचता है। क्यों सोचता है? क्योंकि रफ़ीक और जहांगीर दोनों इकट्ठे काम करते थे, और उसने जहांगीर का जो है अंजाम देख लिया, तो उसने मतलब खौफ खुदा उसके दिल में आ गया। तो उसने कहा कि यही बेहतर तरीका है कि मैं अपने गुनाहों का अजाला ये करूं कि मैं पुलिस को अपने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं। तो पुलिस हवाले करने का सोचता है कि गुनाहों का अजाला किया जाए। सईदा रफ़ीक को कहती है कि पुलिस के पास जाए बगैर भी आप गुनाहों से तौबा करके अच्छा इंसान बन सकते हैं। लेकिन रफ़ीक कहता है कि गुनाह तो गुनाह होता है, मैंने कानून तोड़ा है। सईदा जो कि रफ़ीक से मोहब्बत करती है, वो रफ़ीक के मौक़िफ़ से उदास हो जाती है, पर रफ़ीक सलामत, अख्तर और सईदा के इसरार के बावजूद, अख्तर और सईदा ये तीनों उन्हें मना करते हैं कि अपने आप को पुलिस के हवाले ना करो, आप वैसे भी अच्छा इंसान बन सकते हो। लेकिन इनके इसरार के बावजूद अपने फैसले पर बाज नहीं आता। वो कहता है कि मेरा जो है जुर्म है, मैंने बहुत जुर्म किए हैं, लोगों की ज़मीनों पे कब्जे किए हैं, तो मेरा जुर्म जो है नाकाबिल माफ़ी है, इसलिए मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ और अपने आप को पुलिस के जब तक हवाले नहीं करूँगा, मुझे सज़ा नहीं मिलेगी, तो मुझे ये चैन नहीं आएगा। दूसरी तरफ मुसन्नफ़ कहानी को एक नया मोड़ देता है। जहांगीर की मौत के बाद फ़कीर और अहमद अली के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, और अहमद अली सईदा का रिश्ता अपने बेटे खालिद के लिए मांगता है, जिसे खुद सईदा भी इसके किरदार और शराफत की वजह से पसंद करती थी। पहले करती थी, उसके बाद इसे रफ़ीक पसंद आ गया, तो सईदा जो है वो रफ़ीक को पसंद करने लगी। लेकिन उससे पहले ये खालिद को पसंद करती थी, जो उसके चचाजाद थे। लेकिन सईदा लेकिन सईदा शादी से इनकार कर देती है। तो इस पर अहमद अली सईदा को कहते हैं कि तुम दोनों तो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। लेकिन सईदा कहती है कि वो खालिद से नहीं बल्कि रफ़ीक से शादी करना चाहती है, जबकि इस वक्त रफ़ीक जेल में होता है। रफ़ीक अपने आप को क्योंकि जेल के हवाले कर चुका होता है अपने गुनाहों की सज़ा पाने के लिए, अब क्योंकि वो उसे समझ आ जाता है कि गुनाहों का आखिर जो अंजाम बहुत बुरा है, जैसे कि जहांगीर जो है वो आग में झुलस कर मर गया। तो इस तरह जबकि रफ़ीक जो है वो जेल में होता है जब सईदा खालिद से शादी करने से इनकार कर देती है। फिर भी सईदा शादी के लिए रफ़ीक का इंतखाब करती है और कहती है कि अगर एक गुनाहगार तौबा करके अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो ऐसे शख्स को कबूल करना चाहिए। फ़कीर को अपनी बेटी सईदा की ये सोच पसंद आती है, और वो सईदा को मशवरा देता है कि रफ़ीक के साथ ताल्लुकात हकीकी शराकत दारी के तौर पर हो।
تو عزیز طلبہ، دہلیز جو کہ ایک ڈرامہ ہے امجد اسلام امجد کا، تو اس کا ہم نے آج رائٹر مصنف کے بارے میں اس کا تعارف پڑھا، جو کہ بالکل امتحان میں آتا ہے، اور امید ہے کہ وہ مصنف وہ جو تعارف ہے بڑے اچھے انداز میں 4 سرخیوں کی اور 4 لائنوں میں نے آپ کو بیان کروایا، لکھ کے باقاعدہ پڑھا، تو آپ کو وہ بھی سمجھ آیا ہوگا، اور بڑے اچھے سے طریقے سے خلاصے کو میں نے بیان کیا، اور ساتھ ساتھ آپ کو اس وجوہات کو بھی سمجھایا کہ ان تمام جو کردار ہیں ان کے درمیان جو بات چلتی رہی، جو وہ آپس میں اس دہلیز ڈرامے میں بیان کیا گیا، بڑے اچھے طریقے سے اور آسان الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور تحریر کیا ہوا بیان کیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اگر ایک دفعہ اس ویڈیو کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ لیں گے تو آپ کو کسی اور جگہ سے ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کو ایک دفعہ یہ ویڈیو سن لینے کے بعد آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی، اور اس حوالے سے اگر سبق دہلیز کا امتحان میں اگر سوال آ جاتا ہے کہ اس کا خلاصہ یا اس کے مصنف کے بارے میں لکھیں، آپ بڑے آسان طریقے سے اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں، جس میں آپ کا کوئی نمبر نہیں کاٹے گا۔ اگر آپ ایک دفعہ اسے اچھے طریقے سے سن لیتے ہیں ویڈیو کو، تو یہ جو سبق ہے اس کا خلاصہ اور اس کا جو مصنف کا تعارف ہے وہ آپ کے ذہن میں جائے گا، اور آپ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا پیپر کے حوالے سے نہیں کرنا پڑے گا۔ تو عزیز طلبہ، آج کی ویڈیو یہاں تک تھی۔ کل کی ویڈیو میں ہم اس سبق کی مشق کو مکمل حل کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیں۔ اب تک اتنا ہی تھا۔ اللہ حافظ۔